बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या इवन पोस्ट डॉक स्कॉलर्स हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स के ऊपर है कि उनका जो पब्लिकेशन प्लान है वो कैसा होना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स को मिला हूँ जो थीसिस तक सबमिट करवा चुके होते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जी हमारा पेपर कहीं पब्लिश हो जाए और ताकि हम जो है वो डिग्री ले सकें। और स्पेशली जो है वो जो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से पीएचडी करते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इस सिलसिले में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अमूमी तौर पे ऐसे पीएचडी स्टूडेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और अपने पास डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि मैं पहले थीसिस सबमिट करूंगा और उसके बाद मैं जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में जाऊंगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यही एक गलती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और बहुत से ऐसे पीएचडी के स्कॉलर्स मैं जिनको जानता हूँ जिनकी पीएचडी सिर्फ इसी वजह से लेट हो गई कि उनके पास जो एक मिनिमम रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने, साल, 1.5 साल तक जो है वो उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। इस बारे में मेरी जो सजेशन है वो है कि हमारे पास मेरे ख्याल में 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स पब्लिकेशन प्लान फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब भी आप अपना एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करें, एक्सपेरिमेंट से मुराद मेरी एक्सपेरिमेंटल रन्स नहीं है, एक्सपेरिमेंट एज अ होल है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। तो जब आप उसको कंप्लीट कर लें, उसके सारे पैरामीटर्स मुकम्मल इन्वेस्टिगेट कर लें, आपके पास एनालिसिस हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कभी स्टार्ट ना करें। ये गलती कभी भी ना करें। उसकी बजाय आप स्टेप 2 पे जाएं कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करें इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, और उसके बाद जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने उसके ऊपर अप्लाई करने हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कीजिए और अपने डेटा को एनालाइज कीजिए। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आप अपने उस डेटा पे जिसको आपने अब और टेबल और फिगर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, आपने उसे उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लगा लिए हैं, तो अब आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। और वो प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपने लैब मेंबर्स को और अपने सुपरवाइज़र को दें। जो भी आपकी लैब मीटिंग है उसमें आप अपने डेटा को प्रेजेंट करें। उसमें फ़ायदा आपके पास ये होगा कि आप अपना प्रॉब्लम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देंगे, आप अपना हाइपोथेसिस भी प्रेजेंट करेंगे, और फिर आप उस जो आपने डेटा लिया है उससे पहले आप एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो आपने डेटा एक्वायर किया है और जो डेटा एनालाइज किया है तो आप उसमें अपनी लैब के सामने इस चीज़ को डिफेंड करेंगे कि मैंने अपना हाइपोथेसिस जो है वो उसको प्रूव कर लिया है। उसमें फ़ायदा ये है कि जब आप अपने डेटा को डिफेंड करेंगे तो जाहिर बात है कि आपको कुछ ट्रेंड्स जो ऐसे मिलेंगे उनको जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ और लिटरेचर पढ़ेंगे, आपके पास एक तो लिटरेचर सर्च आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आप लैब के सामने अपने डेटा को डिफेंड करेंगे तो आपका जो सुपरवाइज़र है या जो आपके बाकी लैब मेंबर्स हैं वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि ये ट्रेंड ऐसा है, आपने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, या ये ट्रेंड क्यों आया। तो उससे आपके लिए आप यूँ समझे जैसे आपके लिए रिव्यूअर कमेंट्स हैं। तो वही रिव्यूअर कमेंट्स वही हैं जो आपको रिसर्च पेपर में आपका सुपरवाइज़र पूछता है। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि प्रेजेंटेशन से आपकी आप समझे कि प्रिपरेशन हो जाएगी कि वही डेटा आप रिसर्च पेपर में लेके जा सकते हैं। चौथे स्टेप में आप बैठिए, आप अपने रिसर्च पेपर को लिखिए, और रिसर्च पेपर को ना सिर्फ लिखें बल्कि लिखने के बाद जो पहला ड्राफ्ट होगा उसको सुपरवाइज़र को चेक करवाइए। अगर सुपरवाइज़र कहे तो को सुपरवाइज़र या लैब मेंबर्स को चेक करवाएं, और फाइनली उस पेपर को सबमिट करना है आपने। आप पेपर को सबमिट किए बगैर अगले स्टेप पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप पेपर लिख लेंगे और पेपर को सबमिट नहीं करवाएंगे तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो 5th स्टेप है कि जब आप अपना पेपर सबमिट कर लें तो तब आप अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तैयारी करें। आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं तो फिर आप दोबारा लैब में जाइए और जाके अपना अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट कर दीजिए एज़ पर योर प्लान। अब इसमें जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक का मतलब ये है कि यू विल नॉट बी इन लैब, नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। कतई ये काम ना कीजिए, क्योंकि आपको फुल टाइम डेडिकेशन चाहिए और फुल टाइम कमिटमेंट और आपकी एनर्जी चाहिए टूवर्ड्स एनालाइजिंग योर डेटा
ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा और देन कन्वर्टिंग दैट डेटा इनटू मीनिंगफुल रिसर्च पेपर। अगर आप किसी भी जगह पे थोड़े से उसको स्किप करते हैं या हाफ हार्टेड काम करते हैं तो नतीजा ये होगा कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा या उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। छठे नंबर पे फ़ायदा इसका ये होगा, जो आपके स्टेप 5 हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले होंगे तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस वक्त तक आपको अपने पहले रिसर्च पेपर के रिव्यू और कमेंट्स मिल चुके होंगे। अब आप बैठिए, जब आपको रिव्यू कमेंट्स मिल जाएं बैठिए, उनको पेपर को रिवाइज कीजिए और उसे रीसबमिट कर दीजिए। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट मीन वाइल आपका कंप्लीट हो गया है उस पे आप फिर स्टेप 1 से स्टेप 6 तक दोबारा जा सकते हैं। इसका फ़ायदा, इसके 2-3 फ़ायदे हैं इस प्लान के। पहला फ़ायदा ये है कि आप फॉर एग्जांपल 6 महीने में अपना एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं तो से 1 साल के अंदर इंशाल्लाह आपका एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हो चुका होगा। पाकिस्तान में मिनिमम एक रिसर्च पेपर की ही डिमांड है तो वो आप फुलफ़िल कर चुके होंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा टेक्निकल इनपुट मिलता है जिससे आप अपने अगले एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो पॉलिश कर सकते हैं। समटाइम्स वो आपको एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स का भी कह सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि लैंग्वेज क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं। जब आपके रिसर्च पेपर के थ्रू आपकी लैंग्वेज क्वालिटी जो है वो चेक हो जाती है तो ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने थीसिस की लैंग्वेज क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकें। अब ये जो प्लान है, बाज़ ऐसे फील्ड्स हैं जिन पे ये फिट नहीं आएगा, जैसे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स जिनके एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी लेंथी होते हैं, हो सकता है वहाँ पे ये प्लान फिट ना हो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब वो एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो डेटा को पाइल अप ना करें, बजाय इसके कि फौरी तौर पर इसी 6 स्टेप्स प्लान में जाएं और अपने रिसर्च आइडिया को पब्लिश करें। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि रिसर्च आइडिया तभी वैलिड है जब वो रिसर्च पेपर की फॉर्म में रिपोर्ट हो जाता है, रिसर्च पेपर या पेटेंट या ऐसी कोई भी चीज़ में रिपोर्ट हो जाता है। अदरवाइज जितना मर्जी ब्रिलियंट आइडिया हो, जितना मर्जी अच्छा डेटा हो, अगर वो पब्लिश नहीं हो पाता तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो मेरी एडवाइस पीएचडी स्कॉलर्स के लिए ये है कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी पीएचडी जो है वो टाइम से कर सकते हैं और साथ साथ आपके नंबर ऑफ़ पेपर्स भी जो हैं वो रीज़नेबली गुड होंगे व्हेन यू विल बी एबल टू फिनिश योर पीएचडी। तो इन मेरी ये सजेशंस हैं, जनरल सजेशंस हैं। नेक्स्ट टाइम आप इन सजेशंस को ज़रूर जहन में रखें एज अ पीएचडी स्टूडेंट। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Thank you very much.